राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। यह सुनकर दृष्टि एक बार फिर अनय के ख्यालों में खो गई। अब वह उससे पहली बार मिली थी। उसे लगा था कि अनय को उसे तंग करने में बड़ा मज़ा आता है, पर उसे कभी नहीं लगा था कि उसे हमेशा तंग करने वाला अनय उसके लिए इतना केयरिंग होगा। ये सच था कि दृष्टि भी अनय से प्यार करने लगी थी, पर अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। अब आगे दृष्टि को किसी ख्यालों में खोया हुआ देखकर वन्या उसे टीस करते हुए बोली, बहुत याद आ रही है अनय की। वन्या की बातें सुनकर दृष्टि होश में आई। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेकार में ये कह रही है। चल, अपने वैल्यू बढ़ा रही है। अगर कोई पता चल गया तो वो मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। वन्या दृष्टि की आंखों में देखते हुए बोली, तो अब तू मुझसे झूठ बोलेगी? तू सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती है, पर मुझे नहीं। मैंने तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ फील किया है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, सच में तू पैदा ही जासूस हुई थी। अगर गौरी आंटी आज इस दुनिया में होती तो मैं उनसे पूछती कि आपने अपनी इस जासूसी बेटी को क्या खाकर पैदा किया था, जिसे आई रीडिंग भी आती है। अपनी मॉम की जिक्र होने पर वन्या कुछ मायूस हो गई। यह फील करके दृष्टि बात को पलटते हुए बोली, हाँ तो मिसेस स्याय, क्या देखा आपने हम दोनों की आंखों में? वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अनय की आंखों में मैंने तेरे लिए बेइंतहा प्यार और तुझे पाने की प्यास देखी, और तेरी आंखों में अनय के लिए प्यार था, जिसे तू अपने पलकों के घेरे में छिपाने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, वन्या, अब तो मुझे तेरे सामने सोचने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ेगा। वन्या उसके सिर पर आहिस्ते से मारते हुए बोली, चल अब ज़्यादा मक्खन मत मार और बता कि क्या बात कहाँ तक पहुँची। दृष्टि, तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं और अनय कॉलेज टाइम से ही लव बर्ड्स हैं। वन्या दृष्टि को टीस करते हुए बोली, तेरा इस मामले में कोई भरोसा भी नहीं है। दृष्टि वन्या को घूरते हुए बोली, तो अब तू अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड पर शक करेगी? वन्या, अब मैं क्या करूं जब मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे ही बातें छुपाने लगे तो? दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, बातें छुपाने से तेरा क्या मतलब है? वो सिर्फ कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ में ये हो क्या रहा है। वन्या अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लेकर बोली, आई न्यू इट। मुझे अनय पर पूरा भरोसा था कि तुझ जैसी खड़ूस को अपने लिए पागल बना ही लेगा। दृष्टि को वन्या की कही खड़ूस वर्ड याद रह गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तूने? मैं खड़ूस? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अनय से ज़्यादा खड़ूस और कोई भी नहीं हो सकता। वन्या, ठीक है, अगर तुझे नहीं बतानी तो मत बता, मैं अनय ही से ही पूछ लूँगी। ये कहते हुए वह वहाँ से जाने के लिए हुई तो दृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। वह एक नज़र वन्या को घूर रही थी। वन्या उसकी तरफ देखते हुए अपनी बत्तीसी दिखा रही थी। दृष्टि वन्या को एक एक बात बताने लगी। वह अनय के बारे में क्या फील करती है और अब वह उसके लिए कैसा महसूस करती है। अपनी बातें पूरी करने के बाद वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने अपने लिए अनय को सिलेक्ट किया। वो बहुत अच्छे इंसान है और तू इनके साथ बहुत खुश रहेगी। अब जब दोनों के दिल में कुछ होने लगा है तो तुम दोनों किसका वेट कर रहे हो? चुपचाप शादी कर लो और क्या। और मेरे इस चुपचाप का मतलब कोर्ट मैरिज समझने की भूल कभी मत करना। दृष्टि वन्या का फेस पर अपनी शादी की एक्साइटमेंट देखती ही रह गई। वन्या शादी की खबर सुनकर सामने की तरफ देखते हुए बोली, शादी से याद आया कि जीविका भी मेरी शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड थी। उसने ना जाने कितने सपने संजोए थे, पर बेचारी मेरी शादी में शामिल भी नहीं हो पाई। बहुत मिस करती हूँ मैं उसे। आई होप वो बिल्कुल ठीक होगी। दृष्टि वन्या को संभालने लगी। दृष्टि ने भी जीविका को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी,
पर वह उसे नहीं पाई। वन्या अपनी बहन से मिलना चाहती थी। वह ये देखकर चाहती थी कि जीविका ठीक तो है। वो पहले ही समझ गई थी कि उसके जाने के बाद जीविका बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी। पर उसके लिए घर छोड़ने की डिसीजन आसान नहीं था। उसकी भी हालतों के आगे मजबूर होकर खुद के दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लिया था। दृष्टि उसे संभाल करके बोली, डोंट वरी वन्या, वो बिल्कुल ठीक होगी। तुझे बहुत मिस जरूर कर रही होगी, पर बाकी सब ठीक ही होगा। वन्या दृष्टि को कंसोल करने पर बहुत शांत हो जाती है। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुझे कुछ बताना था। वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोल। दृष्टि उस दिन पार्टी में अनय और उसके बीच में जो हुआ था वह वन्या को बता देती है। यह सुनकर वन्या के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझे अब बता रही है? दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बताना चाहती थी पर मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं तुझे बताऊं, और फ़ोन पर तो तुझे ये सब नहीं बता सकती थी ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं तुझसे मिलूंगी तुझे सब बता दूंगी। वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि, मुझे तो उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने तेरे साथ ये घिनौना हरकत किया, लेकिन मगर कर भी कोशिश की। मन कर रहा है उसे अपने सामने खड़ा करके शूट कर दूं। यह सुनकर दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, लगता है जीजू की संगति का असर होने लगा है तुझे। वन्या अभी भी अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन किए हुई थी। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सच में मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू समझ पा रही है ना कि उसने तेरे साथ क्या करने की कोशिश रची होगी। तो अच्छा हुआ कि टाइम पर तेरे पास अनय आ गए। दृष्टि, हाँ वन्या तू सही कह रही है कि अनय टाइम पर मेरे पास आ गए, वरना कोई मेरा फ़ायदा उठा लेता। अनय को जब इस बारे में पता चला तो वे गुस्से से आग बबूल हो गए। उन्होंने अपने असिस्टेंट को इस काम में लगा दिया। आई होप बहुत जल्द वो गुनहगार पकड़ा जाएगा। वन्या दृष्टि के तेरे हिसाब से इस पार्टी में सारे ऑफिस के अंदर के लोग थे। इस मीन्स कि ये काम करने वाला बंदा भी कोई अंदर का है। तुझे किस पर शक होगा? दृष्टि को सोचते हुए बोली, आई डोंट नो यार, मेरे साथ ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब किसी ने मेरी ड्रिंक स्पाइक करने की कोशिश की। पहले भी मैंने बहुत सारी पार्टी अटेंड की थी पर कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तू टेंशन मत ले, अनय बहुत जल्द उस घटिया इंसान के बारे में पता करके उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। दृष्टि ने हाँ में से हिलाया। फिर दोनों नीचे की तरफ जाने लगे। दृष्टि और ने वहीं से वन्या और यक्षित को बाय करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद वन्या जैसे ही वहां से जाने को हुई, यक्षित उसे कमर पर पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे वन्या उसके सीने पर जा गिरती है। वह खुद को संभालने के लिए अपने दोनों हाथ यक्षित के सीने पर रख देती है। यक्षित अपने दोनों हाथों से वन्या की खुली कमर को कसकर पकड़ लेता है। वन्या उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं आप? यक्षित वन्या की खुली कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए उसके गालों पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, आई गैस मैं आपकी वाइफी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। वन्या उसकी तरफ घुरते हुए बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर प्लीज़ आप अपने रोमांस का गियर पर ब्रेक लगाइए, कोई आ जाएगा और मुझे एम्बेरस बिल्कुल नहीं होना। यक्षित अपनी शरारत भरी निगाहों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक यू आर राइट वाइफी, ये रोमांस करने की सही जगह नहीं है। वन्या एक राहत की सांस लेती है। यक्षित की हाँ में हाँ मिल रही थी कि तभी यक्षित उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर ऊपर अपने कमरे में ले जाने लगता है। वन्या यक्षित को से छूटने के लिए अपने हाथ पांव मारने लगती है, पर यक्षित जैसे मस्कुलर बॉडी वाले इंसान पर उसकी इन कोशिशों का कोई असर ही नहीं पड़ता। वह उसे कमर से ले आता है और उसे नीचे उतारकर रूम और डोर लॉक कर देता है। पीछे मुड़कर वह वन्या को हसरत भरी निगाहों से देखने लगती है। वह धीरे धीरे वन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। यह देखकर वन्या पीछे सरकते हुए बोली, यक्षित देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं।
इतना कहते कहते यक्षित वन्या के बेहद पास आ चुका था। वन्या पूरी तरह से वॉल से सट चुकी थी। वह यक्षित से साइड से आहिस्ते से निकलने की नाकाम कोशिश करती है, पर यक्षित अपनी इंटेंस आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उस तरफ आने एक हाथ और का घेरा बना देता है। अब वन्या दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है तो वह दूसरी तरफ का घेरा बना देता है। वह वन्या को अपने होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ वाइफी? ये कहते हुए वो आहिस्ता से वन्या के होठों को चूम लेता है। वन्या उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, यक्षित आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। यक्षित वन्या की सारी दलीलों को खारिज करते हुए बोला, नहीं तो इनफैक्ट अभी तो मेरे ऑफिस जाने में बहुत टाइम है, इतने में तो हम एक राउंड आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ये कहते हुए वो वन्या के बालों को लपटों से खेलने लगा, लटों से। वन्या अच्छी तरह से समझ रही थी कि यक्षित किस बारे में बात कर रहा है। वह अपने दोनों हाथों से यक्षित और खुद के बीच दूरी बनाने की कोशिश करते हुए जैसे ही कुछ बोलने को ही यक्षित ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। वन्या फ्रिज होकर चुपचाप खड़ी रह गई। यक्षित वन्या के नीचे झुकते हुए उसकी नेवल को एक नज़र प्यासी आंखों से देखता है, फिर आहिस्ता से उस पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। वन्या को अपने इस सेंसुअल टच का कोई अंदाज़ा नहीं था। वह एकदम से सिहर उठी। जीविका अपने बेडरूम में बैठी हुई अपनी अपकमिंग इंटर्नशिप के बारे में सोच रही थी। दरअसल वह अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और इस साल उसे किसी कंपनी से इंटर्नशिप करना ज़रूरी था। वह बस इसी बारे में डूबी हुई थी कि वह इस इंटर्नशिप को कहाँ से करेगी। एक फ्रेंड ने तो सजेस्ट किया था कि क्यों ना वह ओबरॉय एम्पायर में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दें, क्योंकि वह एक जानी मानी कंपनी थी। जीविका ने ओबरॉय एम्पायर के बारे में सुन रखा था कि वह एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर वह एक बार वहाँ के लिए सिलेक्ट हो जाती है तो उसे आगे करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वन्या एकदम फ्रीज होकर खड़ी थी और यक्षित आहिस्ते से उसके होठों के पास पहुंच गया। इस वक्त वन्या की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। यक्षित उसके नेक की तरफ झुककर उसे आहिस्ते से किस करते हुए उसके कानों के पास जाकर बोला, क्या हुआ वाकिफ़ी? वन्या कुछ नहीं बोली। वह अपनी आंखें बंद किए यक्षित के अपने करीब महसूस कर रही थी। यक्षित ने आहिस्ते से वन्या के गालों पर किस किया और उसे आहिस्ते से बाइट करते हुए उसके चेहरे पर अपने हाथों को लेकर बोला, वाइफी आंखें खोलो। वन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। यक्षित अपनी प्यार भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों से वन्या के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। उसकी नज़रों की तपिश को वन्या बर्दाश्त नहीं कर पाई और शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। अपने गुलाबी गालों से साथ वह और अट्रैक्टिव लग रही थी। यक्षित उसे एक नज़र देखता है और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर पटक देता है। वह अपने ब्लेजर को साइड से रखते हुए वन्या के ऊपर आ जाता है। वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित अभी नहीं, आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। यक्षित उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, श्श्श। अपने अपने एल्बोस को बेड पर टिका कर रख था ताकि वन्या की नाजुक सी बॉडी पर उसकी बॉडी का वेट ना पड़े। वह वन्या के चेहरे को निहारते हुए बड़ी नज़ाकत से उसे छू रहा था। यक्षित आहिस्ते से झुककर उसके माथे को चूम लेता है। उसने वन्या की आंखें बंद हो जाती हैं। यक्षित आहिस्ते से वन्या के दोनों बंद आंखों को भी आहिस्ते आहिस्ते से चूम लेता है, फिर उसकी छोटी सी नाक को, बारी बारी से दोनों गालों को, फिर उसकी नज़र वन्या के गुलाबी होठों पर जाती है। वह उसकी तरफ झुकते हुए उसे भी आहिस्ते से चूम लेता है। फिर वह उसके नीचे आता है, उसकी नेक की तरफ अपना चेहरा छिपाकर उसके ऊपर के हिस्से को आहिस्ते आहिस्ते किस करने लगता है। उसके इस सेडक्टिव टच से वन्या की पकड़ यक्षित की बॉडी पर कस जाती है। वह वन्या को एक नज़र देखकर उसे अपने ऊपर कर लेता है और आहिस्ते से उसकी ब्लाउज़ की डोरियों को खोल देता है और उसे वापस अपने नीचे कर लेता है। इस दौरान वन्या की अपनी आंखें बंद ही रहती हैं। वह उसके ब्लाउज़ को कंधे से लूज करके उसे हर हिस्से को किस करने लगता है।
वह जैसे ही उसके ब्लाउज के हुक की तरफ बढ़ता है तभी उसके कमरे में कोई नॉक करता है। यक्षित पहले तो इग्नोर करता है, फिर अब वह 2-3 बार और नॉक होती है तो यक्षित इरिटेट होकर वन्या से अलग हो जाता है। वह आहिस्ता से वन्या को ठीक करता है, उसके कपड़ों को सही करता है और कमरे के डोर के पास आकर उसे खोलता है। सामने उसका प्यारा बेबी अपने सॉफ्ट टॉय के साथ खड़ा हुआ था। उसकी गुलाबी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठा है। वेद को देखकर उसके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। वह उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर आराम से बिठा देता है। वेद अपनी मासूमियत से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप क्या कर रहे थे? आपने बेबी का सवाल सुनकर वन्या तो शर्म आने लगती है। यक्षित अपने बेबी के सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, बस आपकी मम्मा के आँख में कचरा चला गया था, बस उसे ही साफ कर रहा था। यह सुनकर वन्या यक्षित को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। वन्या वेद को अपनी गोद में लेती है। वेद उसके चेहरे की तरफ देखकर उसके गले में अपना हाथ लपेट लेता है। वन्या उसकी छोटी सी नाक पर किस करते हुए बोली, तो बेबी आपकी नीनी पूरी हो गई? वेद अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला, यच मम्मा, अब बेदांश अपनी मम्मा का साथ खेलेगा। यक्षित अपने बेबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने में लगा था। वेद बातें करते हुए अचानक से रुक गया और कुछ सोचने लगा। वह सोचते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। यह देखकर यक्षित और वन्या उसकी तरफ देखने लगते हैं। यक्षित उनके गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी आप क्या सोच रहे हो? वेद अपनी आस भरी आंखों से वन्या के और यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा डैडी मेरा गिफ्ट, मुझे बेबी सिस्टर चाहिए, मुझे वो कब मिलेगी? अपने बेबी की बातें सुनकर वन्या यक्षित की तरफ देखने लगी। उसके गाल भी गुलाबी से हो गए थे। यक्षित वेद के गालों को किस करते हुए बोला, बेटा बेबी सिस्टर को अभी आने में टाइम लगेगा। वेद जिद करते हुए बोला, पर क्यों डैडी, मुझे बहुत जल्दी चाहिए मेरी बेबी प्रिंसेस। आप तो मेरी हर विश जरूर पूरी कर देते हो ना, तो मेरी भी पूरी कर दो ना ये विश। वेद अपनी मासूमियत से अपने डैडी से अपनी बेबी सिस्टर के लिए जिद कर रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी सिस्टर कैसे आएगी। वेद को लग रहा था कि शायद उसके डैडी बाकी सभी गिफ्ट्स की तरह उसे भी किसी शॉप से लाएंगे। वन्या तो बस दोनों बाप बेटे को देखने में लगी हुई थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेबी को कैसे समझाए कि उसकी बेबी सिस्टर इतनी जल्दी उसके पास नहीं आ सकती। यक्षित अपने बेबी की तरफ देखते बोला, बेबी देखो, आपको आपकी प्रिंसेस बहुत क्यूट सी चाहिए ना, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। गॉड को तो भी तो टाइम लगेगा ना आपकी जैसी क्यूट बेबी बनाने में। और आपको बेबी प्रिंसेस की जगह बेबी प्रिंस भी तो मिल सकता है ना। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पर डैडी मुझे तो बेबी प्रिंसेस ही चाहिए। यक्षित उसके माथे पर सहलाते हुए बोला, बेबी वो तो गॉड डिसाइड करेगा ना कि आपको बेबी प्रिंसेस मिलेगी या बेबी प्रिंस। वेद अभी इन सबको समझने के लिए बहुत छोटा था। उसे तो बस एक क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए थी। वेद अपने डैडी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसकी उनकी सारी बातें समझ में आ रही हो। यह देखकर वन्या को हंसी आ गई। वह वेद को अपनी गोद में लेती है और अपने बेबी के छोटे से गालों को पिंच करते हुए बोली, बेबी आपको आपकी बेबी प्रिंसेस या प्रिंस मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, और मम्मा क्या कहती है बेटा? वेद स्माइल करते हुए वन्या की तरफ देखते हुए बोला, इंतजार का पल मीठा होता है। यह सुनकर यक्षित के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे नहीं पता था उसका बेबी इतना होशियार हो गया है। वह जानता था इन सब के पीछे कौन है। जब वन्या उसकी लाइफ में नहीं आई थी तो यक्षित खुद वेद को पढ़ाता था, पर वेद अपने डैडी की एक नहीं सुनता था और वह शैतानी भी करता था पढ़ाई के दौरान। पर वन्या तो उसे खेल खेल में ही सिखा देती थी। उसने ऐसे ही वेद को बहुत कुछ सिखा दिया था। वेद अभी भी किंडरगार्टन में ही था। वन्या ने स्कूल जाने से पहले ही उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने मॉम डैड के साथ बातें करने के बाद वेद आहिस्ते से बेड से नीचे उतर गया और फुदकते हुए कमरे से बाहर चला गया। वन्या स्माइल करते हुए अपने बेबी को जाते हुए देख रही थी।
तभी उसे अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसकी खुली कमर पर यक्षित अपनी उंगलियों से खेल रहा था। वन्या उसके हाथों को हटाते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं? चलिए बहुत हो गया, अब ऑफिस जाइए। यक्षित वन्या के नेक पर किस करते हुए उसके कानों के पास होठ ले जाकर बोला, वी विल कंटिन्यू एट नाइट। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ एक आई विंग करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती ही रह जाती है। वन्या नीचे आती है, तभी सिंघानिया मैंशन की 2 कारें एंटर होती हैं। एक कार में चैतन्य दादाजी और अनिल जी थे, वहीं दूसरी कार पूरी बॉडीगार्ड से भरी हुई थी। वे कार से निकलकर बाहर आ गए। वे मेन डोर से होते हुए अंदर आ गए। उन्हें देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। उसने दादा और अनिल जी को ग्रीट किया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों का सफ़र कैसा रहा? अब तक वे सोफे पर बैठ चुके थे। चैतन्य दादाजी वन्या की तरफ देखते बोले, बहुत अच्छा था बेटा। दरअसल चैतन्य दादाजी और अनिल जी हरिद्वार गए थे। वन्या ने पानी का गिलास चैतन्य जी को तरफ बढ़ाया। वह अनिल जी की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली, डैड पानी। पर अनिल जी का तो ध्यान तो कहीं और था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। वन्या ने एक नज़र चैतन्य दादाजी की तरफ देखा, फिर अनिल जी के पास बैठकर उसने कंधे पर हाथ रखते बोला, डैड आप कहाँ खो गए? अनिल जी वन्या की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों के से बाहर आए। वे उसकी तरफ देखते बोले, कुछ भी तो नहीं बेटा। ये कहते हुए वन्या के हाथों से पानी का गिलास लेकर उसे पीने लगे। फिर वे वन्या की तरफ मुड़ते हुए बोले, बेटा वेद कहाँ है? मैंने इन 2 दिनों में उसे बहुत मिस किया। वन्या स्माइल करते हुए बोली, आपका वेद घर पर ही है, अपने टाई हाउस में खेल रहा है। आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद उसे मिल लीजिएगा। अनिल जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद चैतन्य दादाजी भी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। वन्या किचन में जाकर उनके लिए लंच तैयार करने लगी। दूसरी तरफ जीविका आज कॉलेज नहीं गई थी, वह घर पर ही थी। वह आज बेसब्री से अपने फ़ोन की स्क्रीन को देख रही थी, क्योंकि आज उसके इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। वह कुछ सोचने में लगी हुई थी कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का रिंगटोन आया। उसने अपना मेल चेक किया तो वह ओबरॉय एंटरप्राइजेस की तरफ से ही था। उसने फटाफट मेल रीड किया। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वह इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गई थी। आज काफ़ी टाइम बाद जीविका स्माइल कर रही थी। वह आज बहुत खुश थी, क्योंकि वह उसकी प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेप जो आगे रखने वाली थी। ओबरॉय एंटरप्राइजेस जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मतलब है था कि उसे फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब ऑफर मिल सकती है। वह अपने हार्ड वर्क के से ज्वाइन करके अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी। वह मेल को दोबारा पढ़ते हुए सुकून के साथ बेड पर लेट गई। उसने वह बात अपने मॉम डैड में से किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वह अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखना चाहती थी। अगर आज उसकी दी उसके साथ होती तो वह ज़रूर उसे यह गुड न्यूज़ शेयर करती। रात के 8 बजे यक्षित ऑफिस से घर आया था। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था, इसी वजह से उसे आने में देर हो गई थी। अब तक वह डिनर कर चुके थे सब लोग। यक्षित ने डोर बेल बजाया तो वन्या ने दरवाज़ा खोला। यक्षित अपने एक हाथ में अपने ब्लेजर को लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही वन्या की नज़र यक्षित पर पड़ी, उसे अपनी सुबह वाली बातें याद आने लगी। वी विल कंटिन्यू एट नाइट। वन्या ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए यक्षित को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहा, इतनी देर तक कहाँ थे आप? यक्षित तो वन्या की अनकही बातों भी बड़ी आसानी से समझ जाता था। उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वन्या उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वह अपने एक हाथ में वन्या की कमर को पकड़कर खुद से सटाते हुए बोला, जान आज तुम्हारा कोई बहाना काम नहीं जाने वाला। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ एक आई विंक कर देता है। वन्या सकपका जाती है और यक्षित की पकड़ से छूटते हुए उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, आप फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपके लिए डिनर सर्व कर देती हूँ। ये कहते हुए वह किचन की तरफ दौड़कर चली जाती है। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या को किचन की तरफ भागते हुए देखता है और सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद यक्षित फ्रेश होकर नीचे आता है डिनर के लिए।
इस वक्त वह सिर्फ लोअर में था, उसकी अपर बॉडी में उसके कुछ भी नहीं पहना था। वह डाइनिंग टेबल पर एक तरफ बैठ गया। वन्या किचन से अपने और यक्षित के लिए गर्म खाना बाहर लाती है। अब तक खाना ठंडा हो चुका था, इसलिए वन्या उसे गर्म कर रही थी। बाहर आकर वह जैसे ही यक्षित की तरफ देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यक्षित की हॉट मस्कुलर बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। वन्या को अपनी तरफ यूं देखकर यक्षित उसे टीस करते हुए बोला, वाइफी, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं तुम्हारे दिमाग में डिनर में मुझे खाने जाने का तो प्लान नहीं चल रहा। यक्षित ने नोटी ये बातें सुनकर वन्या शर्म से गुलाबी हो जाती है। वह डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए यक्षित के अपोजिट वाली चेयर में बैठने के लिए जाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। वह जैसे ही बैठने की होती है, यक्षित अपने मजबूत हाथों से वन्या को कमर से अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वन्या को कहीं ना कहीं यक्षित की इन इरादों की भनक पहले ही से ही हो चुकी थी। इस वक्त वन्या की खुली पीठ यक्षित की नेकेड चेस्ट से टच कर रही थी, जिससे वन्या की हालत खराब हो रही थी। यक्षित यह उसकी बड़ी हुई धड़कनों की आवाज़ों से जान चुका था। वह वन्या को और परेशान करने के इरादे से उसके एकदम पास जाकर उसके गालों पर आ रहे बालों की लपटों को कान से पीछे करते हुए आहिस्ता से उसकी नेक को चूम लेता है। वन्या एकदम से सिहर उठती है। वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, यक्षित, हमें डिनर करना शुरू कर देना चाहिए। यक्षित ने अब उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और उसकी बातों को मानते हुए एक प्लेट में डिनर सर्व करने लगा। वन्या अपने लिए दूसरी प्लेट निकालते हुए तो यक्षित ने उसे रोकते हुए कहा, हम आज एक ही प्लेट में खाएंगे। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ एक बाइट बढ़ा देता है। वन्या यक्षित के हाथों से खाना खाने लगती है, फिर वह भी यक्षित को अपने हाथों से खिलाती है। दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद यक्षित के फ़ोन पर किसी की कॉल आ जाती है। वह उसे अटेंड करने चला जाता है। यह देखकर वन्या मन ही मन उस कॉल करने वाले को थैंक यू बोलती है। मौके का फ़ायदा उठाते ही वह तुरंत अपने कमरे में आती है। अपने कपड़े चेंज करके झट से बेड पे आराम से लेट जाती है, ताकि वह यक्षित के रूम में आने से पहले ही सो चुके। पर आज कमबख्त नींद उसे खफा हो गई थी। वन्या सोने से बहुत कोशिश कर रही थी सोने की, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी रूम की डोर खुलता है, जिससे वन्या सकपका जाती है और झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर उसकी किस्मत अच्छी भी कहाँ थी। यक्षित उसकी इस हरकत को देखकर मन ही मन स्माइल करता है और उसके बगल में आकर लेट जाता है। वह थोड़ी देर तक ये तो यूं ही शांत रहता है। उसकी यह शांति वन्या को और बेचैन कर रही होती है। वह समझ जाती है कि यह तूफान से पहले की शांति है। यक्षित उसकी उस एक्टिंग स्किल को देखकर स्माइल करते हुए उसके कानों के पास अपने होठों को ले जाकर बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम सोने की एक्टिंग भी ढंग से नहीं कर सकती। यक्षित ने इतना ही कहा था कि वन्या ताव में आ गई और वह अपनी आंखें खोलकर यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? मुझे यानी मिसेस वन्या यक्षित राय सिंघानिया को एक्टिंग करनी नहीं आती। वन्या ये इतना ही कह रही थी कि यक्षित उसकी तरफ देखते हुए नॉटी स्माइल के पास करने लगा। अब जाकर वन्या को रियलाइज़ हुआ कि उसने यक्षित उसे पोकअप कर रहा था और अब उसके जाल में फंस चुकी थी। वह झट से यक्षित की तरफ से पीछे पलट जाती है, जिससे वन्या की पीठ यक्षित की तरफ हो जाती है। यह देखकर यक्षित मन ही मन स्माइल करता है, क्योंकि वह समझता था कि वन्या का एक बार प्रोवोकिंग मोड ऑन हो जाए तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी। वह वन्या के कान के पास जाकर बोला, वाइफी, अब बस भाई करो ना नाटक। तुम्हें याद है ना सुबह मैंने क्या कहा था? ये कहते हुए वह वन्या के कानों की तरफ झुककर आहिस्ते से उनके ईयर लोब को बाइट कर लेता है, जिससे वन्या को अपने अंदर एक गुदगुदी सी महसूस होती है। पर फिर भी वह यक्षित की तरफ नहीं पलटती। यह देखकर यक्षित उसकी पीठ की तरफ देखकर डेविल स्माइल करता है। वह मन ही मन बोला, वाइफी, आई नो तुम बहुत ज़िद्दी हो, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। तुम ऐसे मानने वाली हो। यह सोचते हुए यक्षित अपने आहिस्ते आहिस्ते हाथों से वन्या की नेक को सहला रहा था। उसके इस मधोश भरे टच को वह सहन नहीं कर पाती। वह अपनी बेचैनी करने के लिए तुरंत उसकी तरफ पलटती है और खुद को उसके सीने में छुपा लेती है।
यक्षित स्माइल करता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। वन्या उसके सीने में छुपे हुए बोली, आई लव यू यक्षित, आई लव यू वाइफी। यह कहते हुए यक्षित वन्या के माथे को चूम लेता है। दोनों थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में चले जाते हैं। जीविका अपने फ़ोन पर कुछ देखने में लगी हुई थी। तभी उसे अपनी फ्रेंड की क्लासमेट इशिता का फ़ोन आया। वह खुश होते हुए उसका कॉल पिक करती है। जीविका, बता कैसे याद किया? इशिता, अब तो याद करने से रही, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही याद कर लूँ। जीविका फ़ोन की स्क्रीन को घूरते हुए बोली, हो गया तेरा, अब आगे भी बोल। इशिता, यार तू ओबरॉय एंटरप्राइजेज में इंटर्नशिप करने वाली है। आई एम हैप्पी फॉर यू। जीविका अपने फेस पर एक स्माइल लेकर बोली, हाँ वो तो है, मुझे भी बहुत खुशी है कि जब मेरे सिलेक्शन की मेल मुझे मिली थी, वहाँ पर इंटर्नशिप करना मतलब फ्यूचर में अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इनवाइट करने के बराबर है। इशिता जीविका की तरफ देखते बोली, हाँ वो तो सब ठीक है, पर मैंने सुना है ओबरॉय एंटरप्राइजेज के CEO मिस्टर विवेक सिंह ओबरॉय बहुत ही हैंडसम है। मैं तो कब से उन्हें अपने सपनों में देखती आ रही हूँ, पर अब तू उन्हें ऑफिस में देख पाएगी। आई होप उन्हें देखकर तू अपने होश खो ना बैठे। जीविका इशिता को डांटते हुए बोली, अच्छा जी, वहाँ बॉस को ताड़ने के अलावा भी बहुत सारे काम होंगे, और वैसे भी मैंने सुन रखा है मिस्टर ओबरॉय को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो काम की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मेरे लिए यही बेस्ट होगा कि मैं वहाँ काम पर ध्यान दूंगी। बॉस को देखने के चक्कर में मेरी ही पहले ही दिन छुट्टी ना हो जाए। थैंक यू। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।